चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और बढ़ेंगे मनसीरत, और आज हम पढ़ेंगे प्रिविलेज मोशन और उसके आगे के मोशंस के बारे में। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि जब कल आप नहीं आई थी तो हमने मोशंस का लेक्चर किया था। हमने कल मोशंस और रेजोल्यूशंस के विषय में बच्चों को बताया, और उसमें हमने बहुत अच्छे से दोनों का रिलेशन और दोनों के डिफरेंसेस इस्टेब्लिश किए। हमने ये बताया कि किस किस तरह के मोशंस हैं, जिसमें हमने सब्सटेंटिव मोशन का जिक्र किया। सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन के अंदर हमने फिर कुछ और मोशंस पढ़े, जैसे कि एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और अमेंडमेंट मोशन। इसके बाद हमने क्लोजर मोशंस पढ़े, जिसमें सिंपल क्लोजर पढ़ा, उसके बाद क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और गुलेटिन। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम प्रिविलेज मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते ही हैं कि हमारे लेक्चर टिल डेट अपडेट तरीके से होते हैं। अच्छे से पढ़िए, सारा कंटेंट का कवरेज, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, लेक्चर इनको तो कराता ही है। मैं हर बात बताता हूँ, आपको एक योग्य अधिकारी बनने के लायक बनाता है। हाँ, जब हम मेहनत से काम करते हैं बहुतों को समस्या भी होती है, उनके लिए एक ही संदेश है, तुमसे ना हो पाएगा। हम गिरने वाले नहीं हैं। चले, तो आज हम प्रिविलेज मोशन पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है बेटा प्रिविलेज? देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि ये तब आता है जब ब्रेच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो जाएं, तब ये आता है। किसके सामने आता है, कैसे आता है, सारा समझते हैं। देखिए, जब आप पार्लियामेंट में हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हैं, तो आप सही मायने में लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के पालनकर्ता भी हैं, लोकतंत्र के रक्षाकर्ता भी हैं, और लोकतंत्र का आगे विकास करना भी आपके ऊपर है। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक तरह से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करना उनकी जिम्मेदारी है, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिस्टम को प्रमोट करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ऐसे में अगर हम उन्हें कुछ इम्यूनिटीज़, कुछ प्रोटेक्शंस, कुछ राइट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो सेटिस्फैक्टरीली अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो अनबायस्ड मैनर में, बिना थ्रेट के, बिना डर के अपना काम नहीं कर पाएंगे। वो भयमुक्त होकर के निष्पक्ष तरीके से लोकतंत्र की रक्षा हेतु संसदीय कार्यप्रणाली की पालना करते हुए, यानी कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी कंट्री में, उसको फुलफिल करते हुए काम करें। इसके लिए हमें उन्हें कई अधिकार, कई तरह की इम्यूनिटीज़ देनी पड़ती हैं, कई तरह के प्रिविलेजेस हमें उन्हें देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? एक तरफ हमने पार्लियामेंट बनाया, पार्लियामेंट के अंदर हमने एक हाउस बनाया, लोकसभा। उस लोकसभा के हाउस के अंदर हमने डाले 545 मेंबर्स। ध्यान से देखो, अब इसी 545 मेंबर्स में से हम सरकार निकाल रहे हैं, तो लगभग 70 से 75 या 80 कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, इनको मिला करके एक हमने मंत्री परिषद बना ली, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम, जिसके छोटे वर्जन्स को, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, हमने उसे कैबिनेट कहा। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी। ऑल इन ऑल इसे हमने एग्जीक्यूटिव कहा। तो एक तरफ सरकार भी उसी पार्लियामेंट से निकल रही है, सरकार का जन्म पार्लियामेंट से हो रहा है, और ये सरकार की आंसरेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्लियामेंट की तरफ है, दैट इज़ द लोकसभा। तो इस सरकार को हमने जब बनाया है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमने इनको दी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए आपको पावर ज़रूरी है। तो जो पावर पोजीशंस हैं वो इनके पास हैं, तो सरकार तो पावर का यूज़ कर सकती है। तो जो लोग उन पोजीशंस पर बैठे हैं, वो पावर को इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट की बजाय कई बार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर, इन मिनिस्टर्स पर, सरकार पर देश की जनता का हमेशा एक चेक रहे। वो हम उसी पार्लियामेंट पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उन्हीं एमपीज़ पे, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा एक लार्जर बॉडी है, सरकार उनमें से एक नंबर वाइज बहुत कम है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है। अब वो लोग ऑलवेज इस भय में रहे कि यदि हमने मंत्रीगण से कोई सवाल कर लिया संसद के अंदर, तो संसद से बाहर निकलते ही हम पर कई तरह के शक्ति परीक्षण कर दिए जाएंगे, पावर एक्सपेरिमेंट हमारी बॉडी पे ही हो जाएंगे,
और शक्ति का इस्तेमाल करके हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बताइए ये सही है क्या? नहीं। फिर संसद के अंदर आप क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर बाहर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, बाहर कोर्ट में घसीटा जा रहा है आपको, तो आप ये कहेंगे कि भाई देश की रक्षा खातिर मुझे क्या ही पड़ी है कि मैं संसद में सवाल करता हूँ, सरकार को एक्सपोज करता हूँ, सरकार को क्रिटिकली असेस करता हूँ, बाद में मेरे ऊपर सरकार की पार्टी के कई मेंबर कई राज्यों में पर्चे दर्ज करा रहे हैं, FIR करा रहे हैं, और मैं ट्रेनें बदल बदल के सिर्फ तारीखें भुगत रहा हूँ, कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहे हैं। इससे बेहतर तो मैं सांसद ही ना बनूँ, और अगर बनूँ तो चुप करके वेतन भोगूँ 5 बरस, मुझे सवाल करने की जरूरत क्या है? इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आपने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव किस वजह से बनाया था? वो सरकार को अकाउंटेबल बनाए, सरकार को प्रश्नों के घेरे में लेकर के आएँ, सरकार को उनकी जिम्मेदारियों की चेतना कराएं, सरकार को कार्यरत बना के रखें, ऑलवेज वर्किंग स्टेट में रखें। कार्यरत मतलब वर्किंग स्टेट में रखें। सही है कि नहीं? इसके लिए हमें कुछ प्रोटेक्शंस देनी पड़ती हैं उन लोगों को, और वही प्रोटेक्शंस हमने दी हैं। अब ये जो राइट्स दिए जाते हैं, ये जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ये जो इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, ये किस लेवल पे दी जाती हैं? देखिए ध्यान से समझें, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को तो दी ही गई हैं, इंडिविजुअली मेंबर्स को दी गई हैं, प्लस इनको कलेक्टिवली दी गई हैं सबको, यानी कि पूरे हाउस को। सो ये पार्लियामेंट के भी प्रिविलेज हैं पूरी की पूरी। तो पार्लियामेंट का भी प्रिविलेज है, पार्लियामेंट के हाउस का भी है, और फर्दर उनकी जो कमेटीज़ हैं उनका भी है। रोकना ज़रा, आई बात समझ में? तो किस किस को मिलता है सोनाली? इंडिविजुअल मेंबर्स को के अपने राइट्स हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं। इनके अलावा होल सोल पूरी पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन भी अपने प्रिविलेजेस, राइट्स और इम्यूनिटीज़ रखती है। एंड पार्लियामेंट की कई कमेटियाँ होती हैं, तो वो जो कमेटीज़ हैं ये भी अपने राइट्स, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस रखती हैं। इस पर कभी भी MCQ में गलती नहीं करनी, इन तीनों के पास है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इस इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं हम सारे, तो एक इंडिविजुअल मेंबर होने के नाते मेरा एक राइट है, और वो राइट ये है कि मैं यहाँ पर फ्री स्पीच का राइट रखता हूँ, और मैं यहाँ पर फ्री स्पीच के राइट के तहत जो भी बोलूँगा उसके लिए यहाँ की जो बॉडी है, स्पीकर हो या चेयरमैन हो, या यहाँ पे जो हमने प्रोसेस बनाया उसके तहत तो मुझे आप असेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाहर कोर्ट में, अदालतों में, या यहाँ पर किए गए मेरे वचनों के लिए मुझे बाहर थानों में घसीटेंगे नहीं। ये तो मेरा राइट हो गया। इसके अलावा इस पूरी क्लास के, इस इंस्टीट्यूशन का भी राइट है कि अगर कोई अखबार हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में गलत लिख रहा है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन के पास एक राइट है कि वो कंटेम्प्ट के तहत उसको घेर ले कि तूने जो फैक्ट छापे हैं प्रूफ कर कि वो फैक्ट थे, तेरी खुद का पूर्वाग्रह नहीं था, यानी कि तू सब्जेक्टिविटी से प्रभावित नहीं था, तेरे एलिगेशंस ऑब्जेक्टिव थे, प्रमाणित कर। अगर तो गलत हैं तो चल फिर तेरे को सेट करते हैं बेटा। तो जेल तक भेजे जाने के प्रावधान है, और अभी बता देंगे, इनके केसेस भी बता देंगे आपको किस चैनल के अगेंस्ट ये हुआ है। तो एक इंडिविजुअल से आगे पूरे हाउस का भी एक प्रिविलेज, एक इम्यूनिटी, एक राइट होता है कि नहीं होता है? होता है। इसके अलावा हम पार्लियामेंट के सारे काम पूरा साल भर पार्लियामेंट की कई कमेटियों के माध्यम से करते हैं। पार्लियामेंट की कई कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, कई कमेटियां हैं जिनमें बिल जाते हैं, फिर उन बिल पर चर्चा होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सो मैनी कमेटीज, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC होती है, PAC होती है, कई कमेटीज़ होती हैं। अब उनमें हम काम कर रहे हैं, उनमें यदि भय बना रहेगा तो भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हार्म होती है, तो उनको भी मिलने ज़रूरी है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल मेंबर्स को इन इटसेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसके जो ऑर्गन और कंपोनेंट के तौर पर खड़ी हैं चीज़ें जैसे कि कमेटियाँ, उन सबको ये मिलते हैं। और मिलते के इसके तहत हैं आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 के तहत सेंटर में ये पार्लियामेंट को मिलते हैं, और आर्टिकल 194 के तहत राज्यों की विधानसभाओं को मिलते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स को आर्टिकल 194 के तहत, और सेंटर में पार्लियामेंट को आर्टिकल 105 के तहत एग्जैक्ट सिमिलर मिलते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर। आई बात समझ में? अब जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं तो समझना पड़ेगा कि ये है क्या असल में। देखिए आर्टिकल 105 में 2 अधिकार तो स्पष्ट लिखे हैं। पहला अधिकार ये लिखा है कि फ्री स्पीच का राइट है, पार्लियामेंट में इंडिविजुअल मेंबर को फ्री स्पीच का राइट है, ऐसा लिखा है। और दूसरा अधिकार बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा है कि राइट टू पब्लिकेशन,
पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि राइट टू पब्लिकेशन की वो ये देखे कि उसके विषय में क्या पब्लिश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तथ्य पर आधारित चीज़ें पब्लिश हो रही हैं या पार्लियामेंट की इमेज को मलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ये देखने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आई बात समझ में? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये प्रिविलेजेस बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े नेता इसके तहत लटका दिए गए हैं। आपको बता दूं 1978 में इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अनर्गल ढंग से किया, इसकी रिपोर्ट पाई गई थी, तो उनकी भी सदस्यता भंग की गई थी। उस समय होम मिनिस्टर चरण सिंह ने इस चीज़ का लेकर के प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया था। ओके, और 1976 में जो आज सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी में तब भी थे, इनको ये विदेशी मीडिया में जनरलों में जा करके इंडियन पार्लियामेंट की फजीयतें कर रहे थे, बेइज्जतियाँ कर रहे थे, तो इनको भी उठा करके बाहर किया गया था। फिर आई बात समझ में? तो ये बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा है सिलसिला। दैट इज़ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ओके, अब आती है कहानी होता कैसे है क्या, गेम क्या है। गेम समझने के लिए उदाहरण समझते हैं। कहानी है 2018 की। 2018 में बीजेपी के खिलाफ रफाल जेट फाइटर विमान के किस्से को लेके राहुल गांधी ये कहते थे प्रधानमंत्री चोर हैं, ये जनता पे छोड़ देते थे, वो चोर बोलते थे, चौकीदार चोर है। चलो, बाद में कोर्ट में भी गया है मामला, वो पता लगा। वो ये कहते थे कि इन्होंने रफाल महंगा ले लिया। इस बात पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हो गई। ये सरकार पे अब लोकसभा का विश्वास नहीं रहेगा, इसको गिराना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय सुमित्रा महाजन स्पीकर हुआ करती थी, उन्होंने एडमिट कर लिया, एडमिट हो गया। चलो एडमिट हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नेचुरली बीजेपी को जीतना ही था, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसके दायरे के अंदर डिस्कशन हुआ ज़बरदस्त। अंत में प्रधानमंत्री को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता, उन्होंने भी रखा। इसके दौरान बड़े भयंकर आरोप लगाए दोनों ने, बीजेपी ने कांग्रेस पे, कांग्रेस ने बीजेपी पे। तो अगले दिन फिर बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस राहुल गांधी पर 5 प्रिविलेज मोशन ठोके, और जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस ने इन पर उस समय की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और आज तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उस समय प्रधानमंत्री पे 4 प्रिविलेज मोशन ठोके। उधर से 5 इधर से 4, ये अंतर हो सकता है, बट 5-4 ठोके एक दूसरे पे, मतलब बदले जवाबी कार्रवाई हो गई। क्या था ये, किस आधार पर ठोके? कांग्रेस ने, समझो, कांग्रेस ने ये कहा कि देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाउस को, सदन को गुमराह किया, सदन को गुमराह किया। कहते क्या गुमराह किया? कहते सदन को गुमराह इसलिए इस तरह से किया कि उन्होंने ये कह दिया हाउस में कि हमारी फ्रांस के साथ सीक्रेसी क्लॉज है, जिसके तहत हम कीमत नहीं बता सकते, जबकि 2007-8 के एग्रीमेंट के तहत जो सीक्रेसी हुई है, उस सीक्रेसी में कीमत की बात कहीं भी नहीं हुई है। और हमेशा से ही लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के अब तक कांग्रेस कीमतें बताती आई है। आपने क्यों नहीं बताया? आपने वर्गलाया, हाउस को गलत जानकारी दी। तो यहाँ पर प्रिविलेज मोशन इसलिए आया निर्मला सीतारमन के खिलाफ, उन्होंने लाना इसलिए चाहा कि इनको जो राइट्स मिले थे बीइंग अ मिनिस्टर, कि इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन्होंने अपनी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज किया है। इन्होंने हाउस का जो प्रिविलेज है कि हाउस के सामने तथ्य सत्य के रूप में स्थापित करें, हाउस के उस प्रिविलेज को नेगेटिवली ब्रेच कर दिया और अपने प्रिविलेज का मिसयूज कर दिया। इसलिए इनके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन लाता हूँ। आई बात समझ में? निर्मला सीतारमन को प्रिविलेज था कि उनके पास क्या था? राइट टू स्पीच। सदन में बोलने का आपके पास अधिकार होता है ना, तो आपने बोलते हुए अपनी जवाब रखा। ऐसे में सदन का क्या अधिकार है कि सदन के पटल पे सत्य रखा जाए, तथ्यों पर आधारित आंकड़े चीज़ें रखी जाएं। तो आपने वर्गलाया हाउस को, अगर तो हाउस के थ्रू कौन वर्गलाया गया? फिर देश, जनता। आप जो भी सदन में रख रहे हैं वो किसके पास जा रहा है? देश की जनता के पास, मीडिया के वाया। तो आपने एक तरह से किसको वर्गलाया? देश को। तो देश को वर्गलाने की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो फिर वो उन्होंने मोशन इस आधार पे मूव किया, कहते होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बदले में इन पर ठोका कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप हिट एंड रन नहीं कर सकते आप, मार के दौड़ गए। आरोपों को सिद्ध करो वरना माफ़ी मांगो। हम आपसे फैक्ट मांगते हैं कि किस आधार पर बेस्ड हैं आपके आरोप।
तो आप पर भी प्रिविलेज मोशन है कि बोलने का अधिकार तो आपके पास है, लेकिन दूसरे सदस्य का जो मान है उसे भंग कर रहे हो आप। सदन को आप भी गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। उन्होंने भी लगा दिए। समझ में आ रहा है प्रिविलेज मोशन क्या होता है? चलो इसको छोड़ते हैं। अभी का मामला ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तो देश के कृषि मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात हुई, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ। ये कहा गया कि ये देश की जनता को सदन के वाया गुमराह कर रहे हैं। तो सदन को ये गुमराह कर रहे हैं। सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सदन को गुमराह इस तरह से कर रहे हैं कि खेती बाड़ी कानून जो ये लेकर के आए हैं, उस खेती बाड़ी कानून को लेकर के इन्होंने तथ्य गलत प्रमाणित कर दिए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इस तथ्यों के तहत उन्होंने ये बताया कि भाई एमएसपी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, और ये कमेटी लेवल पर डिस्कशन हो करके कॉन्फ्रेंस अचीव हुआ है, उसके बाद ही हमने बिल प्रेजेंट किया है। बिल पर समूची चर्चा के आधार पर ये सारी कहानी चली। तो प्रिविलेज मोशन इसलिए लाने की बात हुई, ये कहा गया कि पहले तो इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया। तो मेरा प्रिविलेज मोशन इस बात पर आधारित है कि इतनी अर्जेंसी क्या थी कि आप इस पर ऑर्डिनेंस लेकर के आए। फिर आपने ऑर्डिनेंस ला करके इसे बिल की फॉर्म में प्रेजेंट करा करके इसको पास कराया, जबकि सदन के भीतर इसे कहा गया था कि इसे कमेटी के पास भेजा जाए। उसे भेजे बिना आपने यहाँ पर पास किया, और आपने ये प्रमाणित तथ्य हाउस में दिए हैं, गलत दिए हैं कि आप हर स्केल पर इसे डिस्कस करने के लिए कमेटी के पास भेजने के लिए राजी थे, जबकि ऐसा नहीं था। तीसरा, उन्होंने प्रिविलेज मोशन इस आधार पर लेबल किया कि आपने अभी अखबार में ये कहा है कि हम किसानों के साथ बैठ करके इस बिल में अमेंडमेंट करते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करके। तो उस पर्सन ने इनके नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन इसलिए मूव किया कि देश में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट को बाईपास करके एक मंत्री किसी और बॉडी के साथ बैठ करके अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब सदन के अंदर हमने इन्हें कहा था कि हम डिस्कशन करके अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहते हैं, तब इन्होंने इसे आनंद फानंद में पास कर लिया। और अब सदन को बाईपास करके सदन के बाहर जा करके ये किसानों के बीच बैठ के अमेंडमेंट करने का वादा कर रहे हैं। इससे देश की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वाली अथॉरिटी, लॉ मेकिंग बॉडी डिमीन हुई है। आप पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकते। अगला, इन्होंने कहा कि इन्होंने ये मामला खुद कोर्ट में पहुंचा करके कोर्ट के जिम्मे छोड़ा कि कोर्ट अब इस पे ऊपर फैसला करे। कोर्ट ने इस पे ऊपर कमेटी बना रहा है, कोर्ट इसके ऊपर जांच कराएगा, कोर्ट उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा। जबकि ये भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट का ही बनता है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड कि इसके ऊपर क्या होगा, आप कोर्ट को क्यों दे रहे हैं। तो कई सारे तरीकों से उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रिविलेज मोशन के घेरे में ले लिया कि आपने सदन की मर्यादा को भंग किया, आपने सदन की कॉम्पिटेंस को रिड्यूस किया, आपने उसकी छवि को धूमिल किया। जो जिम्मेदारियां, कर्तव्य और अधिकार सदन के बनते थे, आपने किसी और को देने चाहे, तो आपने आपको मिले अधिकारों का मिसयूज किया। बीइंग अ मंत्री, मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहा हूं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, अभी उनके खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाने की बात हुई, ला दिया। क्यों लाया? ये कहा गया कि उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए। ये रिमार्क्स मैं आपको पढ़ करके बताना चाह रहा हूँ, जरा रिमार्क्स सुन लीजिए क्या है, फिर आप तय कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए सारी। उन्होंने जुडिशरी के बारे में कहा। उन्होंने कहा द सैक्रेड काउ दैट वाज द जुडिशरी इज नो लॉन्गर सैक्रेड। उन्होंने कहा इट स्टॉप्ड बीइंग सैक्रेड द डे a sitting chief justice of this country was accused of sexual harassment, presided over his own trial, cleared himself, and then proceeded to accept a nomination to the upper house of parliament within 3 months of his retirement, replete with Z+ security। तो ये इन्होंने कहा। तो अब सदन में ही इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है, क्योंकि इसमें क्लॉज है कि जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, कंट्री की जो हायर अथॉरिटी हैं, सिटिंग हायर अथॉरिटी, उनके खिलाफ आप पार्लियामेंट में इस तरह से एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट मोशन और अदर कार्रवाई के तहत उसके अलावा ऐसे बातें नहीं कर सकते। जो हायर अथॉरिटी इम्पीचमेंट मोशन लेके आओ तो उसमें तो सारा चर्चा है, और मैंने आपको बार बार बताया भी था कि जजेस को ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप उनका कंडक्ट जो है पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन के दौरान। ये हो गया तो इन्होंने ये किया, तो इनके खिलाफ अब ये कार्रवाई की। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स हैं रंजन गोगोई, उनके खिलाफ इस तरह की
कार्रवाई और बात कही है जिनके खिलाफ हम इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं। इन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ किया। महुआ मोइत्रा ने इसका रिप्लाई ट्विटर पे दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया, मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ गया। पहले तो मैं समझा देना चाहती हूँ सदन को कि हायर अथॉरिटी क्लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो इस समय के सिटिंग जज नहीं है, वो रिटायर्ड हैं, तो वो इस समय कोई अथॉरिटी है ही नहीं। ही इज़ अ सिंपल मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया, नोवेयर मैंने उनका नाम लेकर के उन्हें कहीं भी पूरी स्पीच में चिन्हित नहीं किया। तो ये जिसने भी चार्जेस लेवल किए वो पुख्ता करे कि क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है कि उसे ये रंजन गोगोई ही लगता है। ये दूसरी बात आई बात समझ में। तो एक तो उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी नहीं है, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई जो क्लॉज आप मुझे बता रहे हैं उसमें ये लिखा गया है कि जजेस को आप डिस्कस नहीं कर सकते, जजेस के ऊपर अनड्यू प्रेशर माउंट करने के लिए उनकी जुडिशियल कैपेसिटी के विषय में उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते। बट वो कह रहे हैं किसी का हरासमेंट करना, मॉलेस्टेशन करना जुडिशियल कैपेसिटी नहीं बनती। मैंने नॉन जुडिशियल कैपेसिटी में डिस्कशन की है, मैंने जुडिशियल कंडक्ट डिस्कस नहीं किया, मैंने नॉन जुडिशियल कंडक्ट डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर फिर काउंटर ट्विटर रिप्लाई ये आता है कि किसी की जुडिशियल कैपेसिटी को हार्म करने का तरीका है कि उस पर पर्सनल अटैक्स किए जाएं, क्योंकि आपने अटैक करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, नाम का नहीं। इसका मतलब आपने अटैक इंस्टीट्यूशन पे किया, क्योंकि आपने जब सेक्रेड काउ वर्ड यूज़ किया तो आपने उसे डिनोट किया है जुडिशरी से। देखो बेटा, ट्विटर पे बहुत कुछ है, अब ये आपको तय करना आप क्या ढूंढते हैं इसमें से। अटैक, काउंटर अटैक बड़े तरह के, मतलब मामला चल रहा है। इतनी कहानी समझ आई, ये भी प्रिविलेज मोशन है। महाराष्ट्र विधानसभा ने पूछता है भारत नाम के रिपब्लिक टीवी के ऊपर भी एक प्रिविलेज मोशन चला दिया। उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन चला दिया कि इन्होंने गलत ढंग से कार्रवाई प्रस्तुत की है विधानसभा की, इन्होंने गलत ढंग से टीआरपी और पता नहीं क्या क्या कर दिया, जो भी है डिस्टॉर्टेड है। इसी तरह से कंगना रनौत के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन चला दिया उन्होंने, और इसके तहत अब वो प्रिविलेज मोशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या होता है वो तो मैं पनिशमेंट में बताऊंगा। उनके खिलाफ चल रहा है। 1967 की घटना बताता हूँ। 1967 में किसी पर्सन ने लोकसभा के अंदर बैठे हुए जो गैलरी होती है, पब्लिक गैलरी, उसमें से लीफलेट फेंक दिए थे, ऐसे ऐसे सारे लीफलेट फेंक दिए थे। उसको उठा करके उसके ऊपर फिर प्रिविलेज मोशन चलाया कि तू बेटा क्या कर रहा है यहाँ बैठ करके लीफलेट उड़ा रहा है, तेरी है सदन की मर्यादाओं को भंग कर रहा है। 1980s के दौर में लगभग 83 के अराउंड एक पर्सन गैलरी में बैठ के वहाँ से चप्पलें मार रहा था, चप्पलें मारी, बदतमीजियाँ कर रहा था, उस पर भी चलाया प्रिविलेज मोशन। तो इस तरह से अब क्या समझ में आया, मैंने क्या समझाया। एक प्रिविलेज मोशन आया देश के मंत्रियों खिलाफ, एक प्रिविलेज मोशन आया हाउस के एक मेंबर के खिलाफ महुआ मित्रा, एक प्रिविलेज मोशन आया ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, रिपब्लिक टीवी, ये वो, और एक प्रिविलेज मोशन आया आम नागरिकों के खिलाफ। तो प्रिविलेज मोशन किसके खिलाफ आ सकता है? सबके खिलाफ। अपने प्रिविलेज का मिसयूज किया मंत्रियों ने तो इसका नाम पड़ेगा प्रिविलेज मोशन। इसी प्रिविलेज मोशन को अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन मिनिस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल के खिलाफ लाते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, वो भी प्रिविलेज मोशन में कवर होगा कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया हाउस का, क्योंकि हाउस के कुछ राइट्स, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस हैं एंड यू आर कंटेम्प्टिंग इट। तुम पर बेटा कंटेम्प्ट चलाएंगे। आई बात समझ में। रिपब्लिक टीवी पे कंटेम्प्ट ही चला, और जो लोग पकड़े थे ऊपर से गैलरी से उतारे थे उन पर कंटेम्प्ट चलाया। महुआ मित्रा जो हैं और जो मंत्रीगण हैं इन पे प्रिविलेज का ब्रेच चलाया। आई बात समझ में। दैट इज़ अ कंसेप्ट। क्लियर हो रही कहानी। तो बेटा अब पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि उसके विषय में क्या, पीछे कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल ने पार्लियामेंट के बारे में कुछ छाप दिया था। पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया, गलत भी पाया गया, वो आदमी गलत पाया गया, वो चैनल गलत पाया गया कि इसने गलत रिपोर्टिंग दिखाई, कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया। एक थोड़े समय पहले आपको पता होगा एक बयान छपा था हेडलेस चिकन, हेडलेस चिकन की, ये जितने बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर हेडलेस चिकन सारे ये ऐसे ऐसे करके कुछ कर देते हैं, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाए थे कि हेडलेस चिकन क्या होता है बे, ये हम लोग चिकन देख रहे तेरे को मुर्गे दिख रहे हैं और ये सब, तो वो भी लाया गया था। फिर सदन ने खुद ही कुछ और डिसाइड किया, वो भी मैं बता दूंगा मोटा मोटा। अब आपको कल को कोई पूछे कि प्रिविलेज मोशन आया है, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। प्रिविलेज मोशन के तहत कि भाई आपके कुछ अधिकार हैं, आपकी कुछ इम्यूनिटीज़ हैं। इम्यूनिटीज़ तो मैंने बता दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हाउस के बारे में क्या पब्लिकेशन होगा, इसका उसे अधिकार है कि वो ये देख सके कि क्या पब्लिश हो रहा है। भाई मुझे ये अधिकार होना चाहिए ना कि भाई मेरे बारे में क्या पब्लिश हो रहा है।
और जो पब्लिश हो रहा है, जो सदन में हुआ ही नहीं है वो पब्लिश हो रहा है, तो मैं उसको कुछ कर सकूं? अगर इतना अधिकार नहीं देंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो प्रेस को है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एनर्की हो जाएगी। क्योंकि देश में संसद के अंदर क्या हो रहा है, देश की जनता को ये तो वाया टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और मास मीडिया के वाया पता चल रहा है ना। अब देखो कैसा होगा एक देश, सोच के देखो, एक संसद है, बड़े सही ढंग से चल रही है, एक पार्टी सत्ता में थी, वो पार्टी अब हार गई, और लोकसभा चुनाव, मतलब बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। लेकिन अब बीजेपी ने कसम खा ली है कि कांग्रेस को 5 साल नाको चने चबाएंगे, और उसके लिए क्या किया कि पिछले 5 साल जब सत्ता में थी, अपने पार्टी वर्कर सबसे मिल लो, देश के सारे अखबार, सारे न्यूज़ चैनल साहब इनको खरीद लिए। अब 5 साल ये संसद में कुछ भी हो रहा है, लेकिन छप वो रहा है जो बीजेपी पार्टी चाह रही है, और लोगों को वही दिख रहा है कि ये देखो क्या करते रहते संसद में। ये तो इसी की कार्रवाई बिल्कुल स्पष्ट और सही जाए, इसके लिए लोकसभा राज्यसभा टीवी बना और लोगों तक लाइव फीड जाती है। और आपको पता है लोकसभा राज्यसभा का प्रसारण लोकसभा राज्यसभा टीवी की फीड के वजह ही हो सकता है। इसलिए प्राइवेट चैनलों पे जब लोकसभा राज्यसभा टीवी कार्रवाई चलती है, ऊपर देखना RS TV LS TV ऊपर चल रहा होता है। ये ऑथेंटिकेशन के लिए ही किया गया कि क्या प्रसारण होना है। और आपको बता दूं मैं कि जैसे मैंने अभी जब ये अखबार के हवाले से बोला है, अगर अब मैं इसे अखबार के हवाले से ना बोल रहा होता और मैं इस तथ्यों को समर्थन कर रहा होता, मैं इसे उस अखबार के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आ गया जिसने महुआ मित्रा के स्टेटमेंट का ऐसे छापा कि महुआ मित्रा रोल्ड इन द हाउस, ये वो। उसको ये कहा गया कि तूने ऐसा कैसे छापा, तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया, उसने बोला था तो मैंने छापा। तो उसको ये कहा कि तुझे पता नहीं चला कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये कह दिया था कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। जब ये कह दिया था कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा तो तूने फिर इसको छापा कैसे? क्योंकि मना कर दिया था कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। ऑन रिकॉर्ड नहीं जाने का मतलब कि ये पब्लिकेशंस में नहीं जाएगा। अब इस पर भी अगर आप उसे पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि आपने LS TV या राज्यसभा टीवी लाइव देख लिया था, तो आप पर भी कंटेम्प्ट ठुकेगा, प्रिविलेज मोशन चलेगा। फिर आई बात समझ में? तो महुआ मित्रा पे तो आया ही आया है, अखबार जिसने छापा था उस पर भी आया है, उस पर भी प्रिविलेज मोशन लगा दिया कि बेटे तुमने वो लाइनें नहीं सुनी थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा था कि बैठ जाइए, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, मैं कह रही इसको रिकॉर्ड से रोक दीजिए, इसको रिकॉर्ड पे नहीं जाने मतलब ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब इसे सदन की कार्रवाई बना करके तुम किसी अखबार, न्यूज़ चैनल, मीडिया, जर्नल या डिस्कशन पैनल में चर्चा नहीं करोगे। समझ आई? ये चीज़ है। तो मैं उस चीज़ को इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे प्रिविलेज मोशन का वाक्या बना, अदरवाइज कार्रवाई मुझ पर ही बन सकती थी, क्योंकि वो तो उड़ा दिया गया है सदन की कार्रवाई से। तो जो कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं है मैं उसे क्यों प्रचारित करूँ या क्यों प्रसारित करूँ? आई बात समझ में? तो ये है सदन की शक्तियाँ। तो ये अधिकार होना चाहिए कि सदन क्या कर रहा है तो वो उसके बारे में क्या छपेगा, क्या दिखेगा, उसको अधिकार ही नहीं दिया तो देश की जनता पे परसेप्शन तो कुछ और ही बनेगा, सदन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी टेलीविज़न मीडिया कंपनी हमारे पूरे के पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को पूरी तरह से कैप्चर करके कलेप्स कर देगी कि सदन में कुछ चलता रहे, दिखाएंगे हम कुछ। इतना अधिकार देना चाहिए सदन को कि नहीं? तभी सदन सुरक्षित है ना, तभी उसके सदस्य सुरक्षित हैं, तभी वह सदस्य पूरी निष्पक्षता से कार्य भी कर पाएंगे। आई बात समझ में? उन्हें डर नहीं लगेगा। और अब अगला इसका एस्पेक्ट क्या है, कितना खूबसूरत है ये एस्पेक्ट कि मंत्री कितने मजबूर हो जाते होंगे। सोचो, ये गेम ही सारा मंत्रियों के लिए, मंत्री कितने मजबूर हो जाते होंगे। अब सोच के देखो कि सदन में बैठा हुआ लोग जो हैं दे आर मेंबर पार्लियामेंट। एक तरह से अगर मैं ये अधिकार छीन लूँ तो हमने मेंबर पार्लियामेंट जो दिए हैं वो तो कुछ भी नहीं। फिर देश की जनता को तो मैंने हेल्पलेस कर दिया। देश की जनता के पास उसका मेंबर पार्लियामेंट जाता है, वो देश की जनता कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री से पूछना कि इतना महंगा रफाल क्यों लिया, बड़े परेशान हैं हम लोग, वही पैसा हमारे रोज़गार में लग जाता। उसने कमिटमेंट किया मैं पूछूंगा, मैं तुमने मुझे चुना है ना, मैं देश की जनता की रक्षा खातिर मैं पूछूंगा। अब वो अंदर गया, उसने पूछा रक्षा मंत्री से कि मुझे, उसने अनस्टार्ड क्वेश्चन लिख दिया, अनस्टार्ड क्वेश्चन कि मुझे पूरा ब्यौरा दीजिए कि भाई रफाल का डील क्या था, कैसे था, कितने में हुआ, कांग्रेस के रिजीम से लेके अब तक इसका क्या क्या हुआ, है ना। और मंत्री आया, मंत्री ने पहले बोल लिया चल बाड़ा में जा, नहीं बताता मैं मंत्री हूँ, मैं पावर हूँ, नहीं बताता मैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता बेटे, तेरे को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिविलेज है, हाउस का प्रिविलेज है कि वो सरकार से सारे जानकारियाँ ले सकता है। हाउस का प्रिविलेज क्या है? सरकार से सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और सरकार का प्रिविलेज क्या है? हाउस में सारी जानकारी देकर जनता तक जानकारी देना। सोचो ऑपोजिशन वाले सरकार को जानकारी ही ना देने दें ताकि जनता तक ना कुछ पहुंच जाए, तो हाउस, सरकार की भी तो ये अधिकार है कि नहीं? तो सरकार उस सदन के माध्यम से देश की जनता को सब तथ्यों से अवगत कराती है
और सदन भी सरकार से अधिकार रखता है, ये उम्मीद रखता है कि आप हमें सारे तथ्यों से अवगत कराएं। तो पहली बात तो सरकार डिनाई नहीं कर सकती, सरकार को वो आंसर देना ही पड़ेगा। अगर वो सीक्रेसी या कोई ऐसे क्लॉज का हिस्सा नहीं है तो देना पड़ेगा। दूसरी बात, आंसर दे दिया, कुछ भी उलझुल लिख दिया उसमें, इतने का रफेल था हमने ले लिया, इतने में ले लिया, बस हो गया चलो, ऐसा नहीं है। सारे तथ्यों से प्रमाणित होकर के सारी रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स उसमें लगे होने चाहिए। प्रिविलेज मोशन कितना ताकतवर है कि अगर वो यहाँ पर मंत्री झूठ बोल के गया और ये प्रमाणित हो गया कहीं ना कहीं से, तो फिर उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आएगा, और अगर पास हो गया तो फिर वो पनिश होगा। माने देश की जनता को देश की संसद के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़े करके उनसे हर तथ्य की जानकारी लेकर के और गलत तथ्य देने पर सजा तक देने का प्रावधान दिया है संविधान ने। ये कितनी बड़ी बात है, सोच करके देखो। मतलब मंत्री को ये पता है कि उसे ऑलवेज करेक्ट फैक्ट प्रेजेंट करने हैं हाउस के अंदर, देश के सामने। हाउस के अंदर मैंने देश के सामने। इससे प्रिविलेज मोशन से सरकार की यानी कि मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी कितने स्तर बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर गलत तथ्य देंगे तो प्रिविलेज मोशन आएगा, और अगर वो मोशन पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आप सेंसर होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, आपको वार्निंग दी जाती है, और कई बारी जेल तक का प्रावधान है इसमें। आई बात समझ में? और अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही ना हो तो फिर सरकार के ऊपर आपका चेक क्या है, बैलेंस क्या है, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय कराने का रूट क्या है, कोई भी नहीं है। तो इट इज़ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट, जहाँ एक तरफ ये मंत्रियों को अधिकार देता है, सदन के सभी सदस्यों को अधिकार देता है, कई तरह की इम्यूनिटी, प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शंस देता है, बाहरी पब्लिकेशन से, बाहरी कोर्ट कचहरी के चक्करों से, बाहरी थानों से, थ्रेट से, डेटरेंस से, और फ्री स्पीच और राइट टू पब्लिकेशन का अधिकार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये सदन को भी तो अधिकार दे रहा है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, सदन के सदस्य सरकार से सवाल जवाब करें और ये तय कर सकें कि सरकार सही ढंग से जवाब दे रही है, सत्यापित जवाब दे रही है कि गलत ही दे रही है।